देश के दो सबसे अमीर उद्योगपतियों के नाम पर सियासत कोई नई बात नहीं है, लेकिन आज जो बयान सामने आया वो एकदम नया है। अडानी और अंबानी पर नई कहानी सामने आई है। नमस्कार, मैं हूं विवेक चांडिल और आप देख रहे हैं देश का सबसे पसंदीदा डिबेट शो सबका हिसाब होगा। क्या राहुल गांधी की अडानी और अंबानी के साथ कोई डील हो गई है? क्या इसलिए राहुल ने अडानी और अंबानी पर हमले बंद कर दिए हैं? ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा पीएम मोदी कह रहे हैं। आज प्रधानमंत्री ने कहा कि राहुल गांधी रोज अडानी अंबानी का नाम लेकर कोसते थे, लेकिन जब से चुनाव का ऐलान हुआ है तब से राहुल गांधी ने अडानी अंबानी का नाम लेना बंद कर दिया है। पीएम ने कहा कि दाल में कुछ तो कुछ जरूर काला है। कांग्रेस की अडानी और अंबानी से कोई सीक्रेट डील हो गई है। लगता है टेम्पो भर भर के नोट मिल गए हैं, इसलिए अडानी अंबानी का नाम लेना राहुल गांधी भूल गए हैं। पीएम ने कहा कि राफेल जैसा हाल अडानी मुद्दे का हो गया है। हमने राहुल के कुछ बयान भी टटोले। क्या वाकई उन्होंने अडानी अंबानी का नाम लेना बंद कर दिया है? आगे आपको बताएंगे। और इसी मुद्दे पर आज की सबसे बड़ी डिबेट भी करेंगे। मेहमानों का एक बड़ा पैनल भी मौजूद होगा। लेकिन सवाल क्या होंगे? सवाल यह कि सारे मुद्दे हुए फेल, इसलिए मित्रों वाला खेल। सवाल यह भी कि मोदी का बयान क्या सियासी रणनीति का हिस्सा है? और सवाल यह कि क्या अडानी मुद्दे का भी राफेल जैसा हाल हो गया है? एक रिपोर्ट, उसके बाद आज की डिबेट। अडानी अंबानी अंबानी अडानी अंबानी अडानी अंबानी अडानी। जिस अंबानी और अडानी को लेकर राहुल गांधी प्रधानमंत्री पर हमले बोला करते हैं, उसे लेकर अब पीएम मोदी ने राहुल पर हमले शुरू कर दिए। दरअसल राहुल गांधी ने कहा था कि पीएम कभी अपनी जुबान से अडानी और अंबानी का नाम नहीं लेते, तो पीएम कैसे पीछे रहते। अडानी और अंबानी को लेकर राहुल पर ही टूट पड़े। 5 साल से एक ही माला जपते थे, 5 उद्योगपति, 5 उद्योगपति, 5 उद्योगपति। फिर धीरे धीरे कहने लगे अंबानी अडानी अंबानी अडानी अंबानी अडानी। लेकिन जब से चुनाव घोषित हुआ है, इन्होंने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया। जरा ये शाहजादे घोषित करें कि इस चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके नोटे कांग्रेस के लिए पहुंची है, क्या सौदा हुआ है? जरूर दाल में कुछ काला है। कोई न कोई चोरी का माल टेम्पो भर भर करके आपने पाया है। अंबानी और अडानी को लेकर राहुल सीधा पीएम पर हमला बोलते हैं। हमने राहुल गांधी के पिछले कुछ भाषणों को टटोला तो पता चला कि वो अब भी अंबानी और अडानी को लेकर पीएम को टारगेट कर रहे हैं। और भाई और बहनों, जो भी वो करते हैं अरबपतियों के लिए करते हैं। उनके 22-25 मित्र हैं अडानी अंबानी जैसे, उन्हीं के लिए पूरा का पूरा काम होता है। जमीन उनकी, जंगल उनका, मीडिया उनका, इंफ्रास्ट्रक्चर उनका, सड़कें उनकी, पुल उनके, पेट्रोल उनका, सारा का सारा उनका। अडानी जैसे लोग हैं जिनकी आंख आपकी जमीन पर, आपके जंगल पर और आपके जल पर है, और ये नरेंद्र मोदी जी के खास मित्र हैं। अडानी का नाम सुना है आपने? सुना है? अडानी को प्रधानमंत्री आपकी जमीन, आपका जल, आपका जंगल देना चाहते हैं। बीजेपी 2-3% लोगों की पार्टी है। जो भी नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 साल में किया, 22 लोगों के लिए किया। अडानी जैसे अरबपतियों का उन्होंने लाखों करोड़ रुपए कर्जा माफ किया।
देश के सारे एयरपोर्ट, सारे पोर्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस इंडस्ट्री, सारी की सारी इन्होंने एक व्यक्ति को पकड़ा दी। प्रधानमंत्री के हमले का जवाब देने के लिए सामने आई प्रियंका गांधी। उन्होंने कहा कि राहुल आज भी अंबानी और अडानी को लेकर पीएम मोदी पर हमले बोलते हैं। प्रधानमंत्री झूठ कह रहे हैं। आज ये कह रहे हैं, भाषण में इन्होंने आज कहा है कि राहुल जी अडानी अंबानी का नाम नहीं ले रहे हैं। अरे वाह, रोज तो लेते हैं, रोज हम इनकी सच्चाई आपके सामने इनका खुलासा करते हैं। रोज हम आपको कहते हैं कि बड़े खरबपतियों की इनके साथ गांठ है। सारे इन्होंने इनके माफ किए 16 लाख। इस देश की जितनी भी संपत्ति है सारी अपने खरबपति मित्रों को दे दी है। देश के बंदरगाह, देश के हवाई अड्डे, देश का कोयला, देश की जो बिजली बनाने वाले जो पावर के हैं, बड़ी क्या कांग्रेस प्रधानमंत्री के ट्रैप में आ जाती है? क्या एक रणनीति के तहत पीएम मोदी ऐसे बयान देते हैं ताकि कांग्रेस छल्ला कर कोई गलती करे या कोई ऐसी प्रतिक्रिया दे दे जिससे उसकी फजीहत हो जाए? क्या 24 का रण पीएम मोदी कुछ अलग ही रणनीति के साथ लड़ रहे हैं? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि राहुल ने पीएम मोदी को अडानी और अंबानी का नाम लेने की चुनौती दी थी, जिसका ये जवाब था? इन तमाम सवालों के साथ आज सबका हिसाब होगा। डिबेट करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अनिरुद्ध सिंह, प्रवक्ता बीजेपी के, प्रोफेसर आर.के. मिश्रा, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, दानिश कुरैशी, नेता एआईएमआईएम, प्रेम कुमार, वरिष्ठ पत्रकार, सौरभ दुबे, राजनीतिक विश्लेषक। प्रेम कुमार जी, आपसे शुरुआत करता हूं। सभी मेहमानों का स्वागत करता हूं, दर्शकों का स्वागत करता हूं। प्रेम कुमार जी, क्या वजह है? प्रधानमंत्री पूछ रहे हैं कि आखिर कोई डील हुई, टेम्पो भर भर के कुछ पैसे वैसे मिले? ये प्रधानमंत्री पूछ रहे हैं, इसलिए अब नाम लेना कम कर दिया है। पहले तो हर मंच से नाम लिया करते थे राहुल जी, लेकिन आजकल कम ले रहे हैं। क्या कोई डील हुई है? विवेक जी, हालांकि आपने इस खबर के तमाम पहलुओं को दिखाया है और उसके बाद इस खबर के झूठ और सच के बारे में कहने की मुझे बहुत ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन मान लेते हैं कि नरेंद्र मोदी जी सही बोल रहे हैं। हाँ, उनको जो पैसे हैं जो बोरे में भर करके काला धन, उनके ही शब्दों में, वो राहुल गांधी को दिए जा रहे हैं, तो गृह मंत्रालय सो रही है। काला धन कैसे है इस देश में, और अंबानी अडानी के पास में काला धन है, ये बात नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं। और ये बात छोटी मोटी बात नहीं है। विवेक जी बोले, प्रेम कुमार बोले तो ये बहुत छोटी बात होती है, लेकिन प्रधानमंत्री बोले कि काला धन है और दिए जा रहे हैं, कहीं पहुंचाए जा रहे हैं टेम्पो में भर करके, तो इसका मतलब है कि वो पूरी तरीके से अपनी सरकार को फेल्योर बता रहे हैं, काला धन की पुष्टि कर रहे हैं, और काला धन जिनके पास है उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं, ऐसी बेबसी का इजहार भी कर रहे हैं। तो ये एक तरह से हिट विकेट होना बोलते हैं खेल में, कि आप चले थे छक्का लगाने राहुल गांधी को के खिलाफ, और मैं बैट लेकर के अपने ही विकेट की गिल्लियां उड़ा बैठे, तो ये आउट हो गए हैं राजनीति के मैदान में। जी, तो राहुल गांधी के बॉल पर छक्का लगाना चाहते थे अनिरुद्ध जी, लेकिन मोदी जी खुद क्लीन बोल्ड हो गए, ये कहना है प्रेम कुमार जी का। वो कह रहे हैं कि काला धन की बात कैसे कर रहे हैं प्रधानमंत्री? हिट विकेट हो गए। हिट विकेट हो गए, हाँ, हिट विकेट हो गए हैं प्रधानमंत्री। वो कह रहे हैं काले धन की बात कर, तो क्या काला धन है? वो कह रहे हैं राहुल गांधी नाम नहीं लेते। राहुल गांधी ने हाल फिलहाल में कई मंचों से नाम लिया है। अनिरुद्ध जी, विवेक जी, अभी डिबेट की शुरुआत में आपको चुन के कहीं से क्लिप निकालनी पड़ी कि राहुल गांधी या प्रियंका वाड्रा उस पर बोल रही हैं। इसके पहले 5 साल तक ये लोग क्या कर रहे थे कि पार्लियामेंट से लेके चौराहे तक केवल 4-5 उद्योगपतियों के नाम ले रहे थे और गालियां दे रहे थे, भर भर के जी भर के गालियां दे रहे थे। ये इनकी आदत है। ये राजस्थान में अडानी के साथ काम करते हैं, तेलंगाना में काम करेंगे, पश्चिम बंगाल में टीएमसी काम करेगी, तब बुरा। तो ये लोग 5 साल तक, और आपको एक क्लिप निकालनी पड़ी कि साहब ये बोले तो बोल तो रहे नहीं रहे। तो प्रधानमंत्री जी जो कह रहे बिल्कुल सही कह रहे हैं। इनके दुखती नब्ज पे उन्होंने प्रहार किया है और इसलिए लोग तिलमिला रहे हैं, क्योंकि
काला धन तो इनके शुरू जब से कांग्रेस सरकार आई है, नेहरू जी के समय से लेके आज तक केवल घोटाला और केवल काला धन, दो ही काम इनका था, और उसको रखना अपने पास में, उसको बचाना। मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस के जितने बड़े नेता हैं, 5 नेता को आप ले लीजिए ऊपर के, सब पे किस चीज का आर्थिक भ्रष्टाचार पे है, सब जमानत पे हैं। तो काला धन, भ्रष्टाचार, करप्शन टू कांग्रेस, ये तो इनके एक दूसरे से इंडी गठबंधन में हर व्यक्ति है। केवल 2 काम, परिवारवाद और भ्रष्टाचार। तो प्रधानमंत्री जी ने सही बोला कि 5 साल तक आप चिल्ला रहे थे अडानी और अंबानी, और अब आप क्यों चुप हो गए? हमको क्लिप निकालनी पड़ रही, टीवी चैनल्स को एक क्लिप निकालनी पड़ती है कि भैया कि कब बोला गया है, नहीं बोल पा रहे हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ साठगांठ हुआ, कुछ ना कुछ लेन देन हुआ। प्रेम जी कह रहे हैं कि गृह मंत्रालय क्या करता है। साहब, जब ईडी जांच करती है तो इन्हीं घर से पैसा निकलता है। कभी क्या कहते हैं, इंडी गठबंधन के जितने भी अलायंस पार्टनर, सबके घर से पैसा निकलता है, तब चिल्लाया जाता है कि ईडी जो है वो गलत कार्रवाई कर रही, इनकम टैक्स गलत कार्रवाई कर रही है। तो समस्या, अगर हम चिट भी मेरी पुट भी मेरी कि कार्रवाई करें, पैसा निकालें, ब्लैक मनी निकालें, तब दिक्कत है, भ्रष्टाचार रोकें तब दिक्कत है, और साथ में ये जब खूब गाली दे और बीच में सेटिंग कर ले, सीधी बात है, सब बच्चे को भी समझ में आएगा कि 5 साल तक गाली देते रहे, आज हमको एक क्लिप निकालनी पड़ती। इसका मतलब है कि ये पिछले दिन के चुनाव में इन्होंने कहीं भी पुरजोर तरीके से इस चीज का नहीं उठाया था। क्या राफेल जैसा हाल होगा इस मुद्दे का भी? ये मैं दानिश कुरैशी आपसे समझना चाहूंगा। इसके बाद धर्मेंद्र यादव भी थोड़ी देर में हमारे साथ आ जाएंगे, प्रोफेसर आर.के. मिश्रा भी हमारे साथ आ गए। दानिश कुरैशी जी, आपके पास आऊं, लेकिन उससे पहले आर.के. मिश्रा जी के पास जा रहा हूं। आर.के. मिश्रा जी सवाल पर जवाब देंगे, प्रवक्ता हैं ऑफिशियल कांग्रेस पार्टी के। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि राफेल के मुद्दे जैसा इस मुद्दे का भी हाल हुआ है, यह मुद्दा भी अब कहीं नहीं टिका, इसलिए नाम लेना ही बंद कर दिया गया है। प्रधानमंत्री जी को 3 चरणों में जो अपनी चुनावी हार दिख रही है, उसके बाद उनको पता ही नहीं चल रहा है कि वो जाएं तो किधर जाएं, और उसी बौखलाहट में इस तरह का बयानबाजी वो कर रहे हैं। काला धन को लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में एक एसआईटी का गठन किया था। क्या हुआ उस एसआईटी का? आगे वो बात क्यों नहीं बढ़ी? उन्होंने तो कहा था कि इस देश का काफी काला धन स्विस बैंक में चला गया है और हम उसको ला के दिखाएंगे आपको, और भारत के प्रत्येक परिवार को 15-15 लाख रुपए खाते में मिलेंगे। क्या हुआ उस तरह के वादों का? और काला धन तो नहीं ला पाए। लेकिन मिश्रा जी, क्या कांग्रेस पार्टी की तरफ से अडानी अंबानी के मुद्दे पर हमले में कोई कमी आई है, आरोपों में कोई कमी आई है जिसका जिक्र प्रधानमंत्री कर रहे हैं, या आप लोग पहले की तरह ही अभी भी ये सवाल उठाते हैं कि आज की तारीख में भी उतनी धारदार बयान आपके आते हैं अडानी और अंबानी के मामले पर और सरकार के साठगांठ के मामले पर? देखिए, इस देश की जनता ये समझ चुकी है कि इस सरकार का साठगांठ बड़े बड़े उद्योगपतियों के साथ है, और गिने चुने उद्योगपतियों के लिए ही ये सरकार चल रही है। आम जनता से, गरीबों से, किसानों से, मजदूरों से, उनसे इनका कोई वास्ता नहीं है। ये तो सूट बूट की सरकार पहले दिन से है। आपने देखा होगा 10-10 लाख के सूट पहनने वाले आम लोगों की बात कैसे करेंगे और किस मुंह से करेंगे? जिनको माननीय प्रधानमंत्री जी ने भ्रष्टाचारी कहा, उन सबको एक एक करके अपनी सरकार में शामिल कर लिया, और न केवल मुख्यमंत्री, न केवल उप मुख्यमंत्री, वित्त मंत्रालय तक की चाबी सबको दे दी। तो माननीय प्रधानमंत्री जी अपनी विश्वसनीयता खो चुके हैं, और राजनीति विश्वसनीयता से चलती है। तो अब उनको समझ में आ रहा है कि नेशन वाइड उनकी विश्वसनीयता खत्म हुई, और इस बार के चुनाव में उन्हें भारी पराजय दिखने लगी है। यही कारण है कि इस तरह के उलझुल बयान उनके तरफ से आने शुरू हो गए हैं। सौरभ जी, क्या ये उलझुल बयान है? क्या इस बयान में कोई वो नहीं है, धार नहीं है? क्योंकि आर.के. मिश्रा जी कह रहे हैं कि मुद्दों की कमी हो गई है, इसलिए इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। कभी अडानी अंबानी की बात की जा रही, कभी मंगलसूत्र की बात की जा रही, कभी ज्यादा बच्चों वाली बात की जा रही है, मूल मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश। लेकिन प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि अडानी अंबानी के मुद्दे का हाल राफेल जैसे मुद्दे का हाल हुआ। जिस तरह से राफेल का मुद्दा हवा में उड़ गया और राफेल मामले पर माफी भी मांगनी पड़ी थी, उसी तरह से इस मुद्दे का भी हाल हुआ है। बिल्कुल, देखिए, देश के प्रधानमंत्री जब बात करते हैं तो बहुत ही तथ्यों के साथ बात करते हैं, और तथ्य इस प्रकार से आपको दिखेंगे कि ये देखिए कि जैसे अडानी की, जहां पर जब तेलंगाना में सरकार बनती है कांग्रेस की जो है, तो 12,400 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, ये देखिए सीएम साहब, रेड्डी साहब तस्वीरें खिंचवा रहे हैं अडानी साहब के साथ, ये देख लीजिए आप जो है। तो ये 12,400 करोड़ का इन्वेस्टमेंट ये है, प्लस जितने भी आप कांग्रेसी जहां पर सरकारें हैं या विपक्ष की सरकारें हैं, वहां पर इन्होंने अडानी जी के लिए रेड कारपेट बिछा रखा है।
और उसमें कोई बुरा नहीं है। देखिए, कोई बिजनेसमैन अगर देश का बड़ा बिजनेसमैन है, चाहे वो अंबानी हो चाहे अडानी हो, अगर कांग्रेस की गवर्नमेंट जो है उसको वहां पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो वहां पर सरकारों में, और भाजपा की सरकार है वहां पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उन राज्यों में, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन दिक्कत तब होती है जब आप पानी पी पी करके इन्हीं लोगों को गाली देते हैं। मतलब एक तरफ आप इनके लिए रेड कारपेट भी बिछा देते हैं अपने जो है राज्यों में, और दूसरी तरफ आप इनको मंचों पे जाएंगे, राजनीतिक जो है वो प्रोपेगेंडा के तहत इनको लगातार गालियां देंगे, इनको आप बताएंगे कि ये लोग भ्रष्टाचारी हैं। जो देश के बड़े बिजनेसमैन हैं उनको अगर आप भ्रष्टाचारी बताते हैं तो ये कहीं ना कहीं आप उस तरह की बात करते हैं कि जिस प्रकार से आपने जेट एयरवेज किसके समय बंद हो गई? भाई जेट एयरवेज को किसने बंद कर दिया? जेट एयरवेज को बंद करने वाली तो कांग्रेस गवर्नमेंट ही है। उसके पहले इतने सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, विजय माल्या किसके समय जो है फला फूला, और भी लोग जितने थे वो फलने फूलने वाले, वो जो भाग गए देश छोड़ करके, वो सब कांग्रेस की सत्ता के अंदर थे। और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो आप आरोप लगाते हैं बार बार, अडानी भी यहीं पर है, अंबानी भी यहीं है, वो इन्वेस्टमेंट भाजपा के राज्यों में भी कर रहे हैं, वो कांग्रेस के राज्यों में भी कर रहे हैं। बस फर्क इतना है कि वो उनका दिल बड़ा है, वो आपकी तरह जो है वो दोगले नहीं है कि वो इस तरह का काम करें कि भैया आप अगर उनको बुरा बोले तो वो ये मना कर दें कि हम इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। अभी सबसे बड़ा कोल का इन्वेस्टमेंट जो है वो कांग्रेस की गवर्नमेंट में, जो कांग्रेस की सत्ता है जो जिस राज्य में, वहां पर किया। बात ये कि सेटिंग किसकी चल रही है? नहीं, सेटिंग नहीं है ना। उद्योगपतियों के साथ सरकारों का कामकाज चलता रहा है और इससे रोजगार भी बढ़ते हैं, निवेश भी बढ़ता है, काफी देश की आर्थिक स्थिति भी अच्छी होती है। सवाल ये नहीं है, सवाल ये कि क्या बेतरतीब तरीके से फायदा पहुंचाया गया, क्या बेतरतीब तरीके से कोई टेंडर हासिल किया गया, क्या नियमों की अनदेखी की गई। सवाल इस बात को लेकर है, सवाल इन्वेस्टमेंट को लेकर, सवाल दूसरी चीजों को लेकर नहीं है। नहीं, मैं कह रहा हूं अगर इन्वेस्टमेंट में आपको लगता है कि उसमें कुछ गलत हुआ है तो जिन राज्यों में आपकी सरकार है, जहां पर अगर अभी छत्तीसगढ़ में परिवर्तन हुआ, और मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है कि जब भारतीय जनता पार्टी के पहले छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी तो वहां पर बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट राजस्थान और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों में अडानी ने किया। आज अगर वहां पर जब उस समय किया था और सरकार भाजपा की है और आपको लगता है ऐसा, तो आप जाइए उसके खिलाफ जो है FIR करिए, अडानी के खिलाफ कोई सबूत लेकर के कोर्ट में जाइए। देखिए, इस तरह की दो तरफा बातें नहीं चलेंगी। आप जबरदस्ती किसी के ऊपर आरोप, कौन दो तरफा बातें कर रहा है? दो तरफा कांग्रेस कर रही है, कांग्रेस कर रही है, ठीक है, विपक्ष के लोग कर रहे हैं। मैं आर के मिश्रा इसका जवाब लूंगा। धर्मेंद्र यादव जी के पास जाऊं उससे पहले मैं दानिश कुरैशी जी के पास जा रहा हूं। धर्मेंद्र यादव जी, आपका भी स्वागत है इस डिबेट में। सवाल मेरा यह है दानिश कुरैशी जी कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि टेम्पो भर भर के माल लिया जा रहा है, इसलिए अब हमलों का पैनापन कम हो गया है। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर इस बात में हम मान लें कि देश के प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं वो बात सच है, तो इसका कारण निकल के ये आ रहा है कि नई सरकार जो है वो मोदी जी की नहीं आ रही है, वो कहीं न कहीं विपक्ष में बैठे जो लोग हैं उनकी आ रही है। इतने सालों में, 10 सालों में पहली बार मोदी जी ने देश के उद्योगपतियों को कोसने की कोशिश की है। अब तक वो खामोश रहे हैं। देखिए, ये पहली बार नहीं हुआ है कि विपक्ष ने कोई क्रिटिसिज्म किया हो किसी राजनीतिक उसके ऊपर, फैमिली के, लेकिन ये पहली बार हुआ है जब देश के प्रधानमंत्री पद पर बैठे मोदी जी ये कह रहे हैं कि क्या डील हुई है। अब सवाल ये है कि जो को पैनलिस्ट उन्होंने तो बताया ही कि भाई आपके पास में पूरा प्रशासन है। देखिए, प्रशासन में आचार संहिता लागू है, लेकिन आचार संहिता अगर इस तरीके की कोई गैर कानूनी एक्टिविटी हो रही है तो उस पर उनको पाबंदी से रोकता नहीं है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि मैं तो इस तर्क पे निकल के आया हूं कि कहीं ना कहीं तीसरे चरण के चुनाव खत्म होते ही मोदी जी को ये समझ में आ गया है कि ये सत्ता में नहीं आ रहे, और कहीं ना कहीं देखिए, ये जितने भी कॉर्पोरेट से ही हमेशा फ्लेक्सिबल रहते हैं। अब से पहले सरकार रही थी तो उनके साथ में थे, उसके बाद मोदी जी की सरकार आई तो उनके साथ आए, और नई सरकार भी अगर चेंज होगी तो ये उनके साथ भी चले जाएंगे। बिल्कुल सही बात, उनका काम है, उनका काम ये। तो अब इसका मतलब निकल के ये आ रहा है कि मोदी जी सत्ता में नहीं आ रहे। मतलब मोदी जी के बयान से आपको लग रहा है कि वो तीसरे टर्म में नहीं आ रहे हैं, इसलिए पहली बार खुलकर बोला है। धर्मेंद्र यादव, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? विवेक जी, भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो हताशा है वो आज पूरा देश देख रहा है। विपक्ष तो बहुत पहले से देख रहा था। 10 साल सत्ता में रहने के बाद आप अपने द्वारा बनाई गई 4 जातियों के सवालों के जवाब को ना दे सको। अगर मैं युवाओं की बात करता हूं
तो बेरोजगारी पर प्रधानमंत्री 1 मिनट नहीं बोल सकते हैं। 10 साल सत्ता चलाने के बाद इस देश के प्रधानमंत्री अगर 5 मिनट भाषण ना दे पाए कि हमने युवाओं के लिए क्या किया, तो ये बहुत बड़े शर्म की बात है। दूसरी बात किसानों की करते हैं। जितना कर्जा पूंजीपतियों का माफ हुआ है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, 16 लाख करोड़ रुपया माफ हुआ है। अगर उस 16 लाख करोड़ को एमएसपी दी जाए तो पूरे देश के किसानों को 32 साल तक एमएसपी दी जा सकती है, लेकिन वो नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि वो पूंजीपतियों के लिए ही सरकार चलाते थे और पूंजीपति ही सरकार चलाते थे भारतीय जनता पार्टी की। जी, इसके बाद नारी की मैं बात करूं, जी धर्मेंद्र यादव जी, इसमें एक छोटा सा पेच है। एक लास्ट बात मेरी, अब बोल लीजिए, पूरा कर लीजिए। हाँ, जो इनकी जो दूसरी जाति थी, नारी थी। नारी गुजरात का आंकड़ा है, एनसीआरबी का आंकड़ा है, मैं इसको कई जगह पे कोट कर चुका हूं। 41,000, मतलब समझ रहे, 1 नहीं 2 नहीं 1000 नहीं 2000 नहीं, 41,000 महिलाएं लापता हैं गुजरात के अंदर से। और गुजरात में किसी सरकार है? डबल इंजन की सरकार है। गुजरात से गृह मंत्री भी आते हैं, गुजरात से प्रधानमंत्री भी आते हैं। वहां की महिलाओं की स्थिति यह है, इस पे कोई बात नहीं करता है, कोई मीडिया बात नहीं करती है। मणिपुर की बात करेंगे तो उसमें वो दूसरी बात बताएंगे हमें। आप कठुआ से लेकर के कर्नाटका तक ऐसी क्या आन पड़ी थी जब कर्नाटका में प्रज्वल रेवन्ना को की जानकारी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने 6 महीने पहले दे दिया था कि ये व्यक्ति 400 महिलाओं के साथ रेप कर चुका है और 3000 वीडियो बना चुका है, तो इसको अलायंस में लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री को सत्ता की इतनी चाहत थी कि बलात्कारी को लेकर के घूमे और हर एक रैली में जाके वोट मांगा और सीना ठोके बोलते रहे कि जो प्रज्वल रेवन्ना को वोट मिलेगा वो मुझे वोट मिलेगा। साथियों, एक एक वोट ठोक के डाल देना। तो जो रेपिस्टों को साथ लेके घूमे, जो देश की नारी के साथ सम्मान ना कर सके, जो युवाओं के साथ न्याय ना कर सके, आप समझिए कि कितना बड़ा विरोध है। ठीक है, आपने एक बात कही, प्रधानमंत्री जहां भी जाते हैं, धर्मेंद्र यादव जी पहली लाइन में खड़ा हुआ, ये पूछता है उनसे। आपने एक बात कही, लगभग 16 लाख करोड़ का लोन माफ किया गया। तो मैं एक सेकंड सौरभ जी, मैं सवाल पूछ लूं, उसके बाद आप भी सवाल पूछ लीजिएगा। हम सभी एक दूसरे सवाल पूछने के लिए ऑथराइज है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो धर्मेंद्र यादव जी, मेरा सवाल यह है कि ये लोन वेव ऑफ यानी कि माफ किया गया या फिर राइट ऑफ किया गया या बैड डेब्ट में डाला गया? देखिए, ये कंपनियों की चालाकी है जी। कि आप एनपीए करा लो। जो कंपनी 3 करोड़ के प्रॉफिट में नहीं होती है, वो 100 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी चंदा दे देती है। तो इसकी टेक्निकलिटी में मैं नहीं जाना चाह रहा हूं। टेक्निकलिटी में जाऊंगा तो भारतीय जनता पार्टी और घिर जाएगी कि जो 6000 करोड़ रुपए चंदे में आए कहां से आए, जो कंपनी नेगेटिव में जा रही है वो चंदा कैसे दे सकती है, 3 करोड़ की कंपनी प्रॉफिट वाली 100 करोड़ रुपए चंदा कैसे दे सकती है, इसमें भी सवाल खड़ा होगा। लेकिन एक नियति की जो बात होती है कि इस देश का अन्नदाता, अगर आपकी नियत होती तो आप उनके लिए कुछ करते, लेकिन करने के बजाय 750 किसानों की शहादत हुई, उस पे देश के प्रधानमंत्री ने एक शब्द नहीं बोला। आप समझिए ना, इस देश के अन्नदाता के लिए अगर आपके पास एक शब्द नहीं है और किसी एक्टर की उंगली टूट जाए, उसके घर चले जाते हैं प्रधानमंत्री कि भैया आपकी उंगली ठीक हुई नहीं ठीक हुई। ये संवेदना इनकी है। सौरभ जी, एक करके मैं पहले अनिरुद्ध जी के पास जाऊंगा, जवाब लेंगे। आपने उत्तर दे ठीक है, उनको पूरा कर लीजिए सौरभ जी, उनको पूरा कर लीजिए। धर्मेंद्र यादव जी, इनकी संवेदना इससे पता चलती है कि मणिपुर नहीं गए। भारतीय जनता पार्टी के सभी लोग कहते हैं हमने 370 हटा दिया। अरे भाई, 370 हटा दिया, कश्मीर में चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे? तो ये जनता का सामना ही नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि सामना करने लायक आपने कोई काम नहीं किया। अगर आप किसी भी सेक्शन के लिए किए होते, मैंने एक आरटीआई डाला था कि जो कोरोना के समय में इस देश में कितनी एमएसएमई बंद हो गई हैं, भारत सरकार से जवाब आया कि हमारे पास आंकड़े नहीं है। तो जो भारत में जो रोजगार देने की रीढ़ थी, एमएसएमई थी, आपकी जो कृषि थी, दोनों को पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी ने कोलैप्स कर दिया। लेकिन कांग्रेस और आप लोग ये कह रहे हैं कि हार नजर आ रही है, आज भी तो अडानी अंबानी का नाम लेना शुरू कर दिया है। क्या ये 3 फेज के चुनाव के बाद अनिरुद्ध जी, ये आप लोगों के ऊपर कोई प्रेशर है या फिर इस तरह से अगर बयान दिया जा रहा है जिसको कि वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार जी कोट कर रहे हैं, दानिश कुरैशी भी कोट कर रहे हैं, आरके मिश्रा जी भी कोट कर रहे हैं? विवेक जी, हमारे अभी मित्र धर्मेंद्र जी, ये मुझे नहीं पता है किस पार्टी के प्रवक्ता हैं, समाजवादी पार्टी से हैं क्या? जी। अभी इन्होंने 3-4 चीजें गिनाई इन्होंने। एक इन्होंने बोला युवा, पूंजीपति, किसान, नारी, इन सब चीजों के ऊपर बोला। जी बोलिए। जी, तो मैं, हाँ, आवाज आ रही मेरी? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है, बोलिए। जी, हाँ। अच्छा, ये 4 चीजों पे इन्होंने बोला, तो मैं उत्तर प्रदेश को लेके बोल देता हूं। शायद मुझे लगा कि समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं,
तो युवाओं के लेके अगर कांग्रेस का है तो युवा के पूरा कांग्रेस का परिवारवाद, रॉबर्ट वडेरा, चाहे प्रियंका वाड्रा हो, चाहे क्या कहते हैं कांग्रेस के राहुल गांधी जी हो, चाहे समाजवादी पार्टी में अखिलेश जी हो, या उनका पूरा पूरा कुनबा, युवाओं को रोजगार यानी कि उनके परिवार को रोजगार मिला। उसके बाद आता पूंजीपतियों का। पूंजीपति कौन लोग ये डेवलप किए? जितने लोग डेवलप किए, अगर सफाई का डांस समाजवादी पार्टी में पता है, और बाकी कांग्रेस का रॉबर्ट वडेरा टाइप में, नीरव मोदी, तमाम लोग वहां पे। उसके बाद आता नारी शक्ति। आप ये देखिए कि अभी कांग्रेस के अंदर एक प्रवक्ता रही राधिका खेड़ा, और उनको किस तरीके से प्रताड़ित किया गया कि उनको मजबूरी में वहां से छोड़ना पड़ता है। और मुलायम सिंह यादव जी किस तरीके से नारियों का सम्मान करते, स्लिप ऑफ टंग होता है। कल की डिबेट में मैंने ये बोला। तो जाहिर सी बात है ये बातें ये न करें। किसानों की जमीन हड़पने के लिए न कांग्रेस बोल सकती रॉबर्ट वाड्रा पे क्या केस चल रहा है, और अखिलेश यादव जी आगरा से लखनऊ एक्सप्रेसवे में आज तक किसानों को, जब हमारी सरकार आई 2017 में योगी जी की, तब जाके वहां के लोगों को मुआवजा पूरा मिलता है। इसलिए ये कपोल कल्पना, इमेजिनेशन स्टोरी लेके न बैठे और फैक्ट पे बात करें। दूसरी चीज है कि आज जो प्रधानमंत्री जी ने उठाया मुद्दा, ये बिल्कुल सही और वाजिब मुद्दा है। भाई 5 साल तक आप पार्लियामेंट से लेके चौराहे तक, पंचायत तक, आप रोज 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 एक ही मुद्दा आप उठाते थे। आपका हर एमपी, आपका हर कार्यकर्ता उठाता था। अब जैसे चुनाव आता आप चुप हो जाते हैं। इसलिए चुप हो जाते हैं, कहीं ना कहीं बैकडोर से आपका कुछ ना कुछ, कहीं कुछ हुआ। तो अगर आपका कुछ नहीं होता आप बोलना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि ये बिल्कुल सही बात है, लोग डबल स्टैंडर्ड बात करते ही हैं। आप उनसे इन्वेस्टमेंट लेते हैं, आप उनसे अपने आप जाके आप फीता काटते हैं, फिर आप जाके मंचों पर गाली देते हैं, फिर 5 साल तक आप बीजेपी को, प्रधानमंत्री जी को घेरते हैं, और उसके बाद में जब चुनाव आ जाता चुप हो जाते। तो सबके मन में शंका होती है। भाई आप बताओ ना, जब जिस चीज पे डेली डिबेट होती थी, जिस चीज पे डेली चर्चा ये लोग करते थे, ये लोग पार्लियामेंट नहीं चलने देते थे अडानी के मुद्दे पर, ये लोग अंबानी के मुद्दे पर पार्लियामेंट नहीं चलने देते तो थे। है, लेकिन रोज वही मैं कह रहा हूं कि थोड़ा सा थे। और चुनाव जब आता है एक क्लिप निकालनी पड़ती है मुश्किल से, ये बोल नहीं पाते, चू नहीं कर पाते हैं। जी नहीं तो कह रहे हैं, बेईमानी लेकिन वो सरगर्मी नहीं है इस बार मुद्दों में, वो सरगर्मी नहीं है। जिस तरह के मुद्दों की बात अडानी अंबानी को लेकर बार बार राहुल जी करते रहे हैं, हर एक मंच से जिस तरह से कहते रहे हैं, उतनी तीव्रता, उतने पैनापन के साथ नहीं कह रहे। धर्मेंद्र यादव जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद आर.के. मिश्रा जी आपके पास आ रहे हैं। धर्मेंद्र यादव जी। विवेक जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राधिका खेड़ा जी का नाम लेकर के मणिपुर की बेटियां जो निर्वस्त्र हुई हैं उसे जस्टिफिकेशन दे रहे हैं। मुझे बताइए, आप हाथरस की बेटी को आप कैसे उसे जस्टिफाई कर सकते हैं? एक हिंदू बेटी को रात में पुलिस ने मिट्टी का तेल डाल के जला दिया। ये योगी की सरकार है। अब सुनिए तो, अभी अब बोलने दीजिए ना, आप अपने टर्म से आप बोल लिए थे। जो बेटियों को मिट्टी का तेल डला के जलवा दे योगी सरकार, उसको कह रहे बहुत बढ़िया सरकार चल रही है। एनसीआरबी का आंकड़ा कहता है कि उत्तर प्रदेश सरकार महिला अपराध में नंबर 1 है। इसकी बात इनको नहीं पता होगी क्योंकि ये बोलना नहीं चाहते हैं। तो आप किसी एक महिला का नाम लेकर के आप पूरे देश की महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है उसको जस्टिफाई कैसे कर सकते हैं? आप बताइए, कठुआ से लेकर के कर्नाटका तक महिला अपराध में एनसीआरबी का आंकड़ा तो धर्मेंद्र यादव जी राजस्थान का था। पहनवाया ये भारतीय जनता पार्टी। धर्मेंद्र यादव जी, सुरक्षित नहीं है। महिला अपराध का आंकड़ा तो राजस्थान नंबर 1 हुआ करता था। उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, उत्तर महिला अपराध में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। ये एनसीआरबी के कौन से साल का आंकड़ा है सर? 2022 का आंकड़ा है। 2022 का। चलिए मैं इसको एक बार देख लूंगा, लेकिन बिल्कुल 22-23 का आंकड़ा है। ये हमें लगता है कि इमेजिनेशन स्टोरी लेके बैठे। 2022 में राजस्थान में नंबर 1 था जब कांग्रेस की सरकार थी। अरे भाई आप जाके पता करो पहले, जब आपको नहीं पता है मैं बता दूं। महिला 3 करोड़ की कंपनी 100 करोड़ का कैसे चंदा दे सकती है? अच्छा एक बात बताइए, तो कितनी हंसी लगेगी कि 3 करोड़ की कंपनी 100 करोड़ का चंदा कैसे दे सकती है? मत करिए, आप आंकड़ों पे बात करिए। इमेजिनेशन स्टोरी कानून हंसी आपकी लगती है और वो पेपर में दिखाएगी। क्या बात कर दी नहीं मिलेगा जब किसी का आप लोग यही झूठ बोलते बोलते आप क्रेडिबिलिटी खत्म कर चुके हैं। आप यही झूठ बोलते बोलते जनता के बीच में क्रेडिबिलिटी खत्म कर चुके हैं अपनी। जनता के सामने अपनी खत्म कर ली है। आप 2014 से कोई चुनाव नहीं जीत पा रही है विपक्ष। बेटियों के सामने खत्म कर क्रेडिबिलिटी खत्म कर। अरे आपके पार्टी के अंदर नहीं सुरक्षित है। खत्म कर ली है। अरे मैं कह रहा हूँ आपके पार्टी के अंदर सुरक्षित नहीं है, लेकिन आप बोल नहीं पाएंगे। मोदी जी की हताशा और आपकी हताशा। अरे युवाओं का रोजगार भैया, राहुल गांधी और अखिलेश यादव इनके रोजगार को, तेजस्वी के रोजगार को लेके नहीं कोई बैठा। 60 लाख लोगों का रोजगार हुआ, आपको पता होगा। देश में और लोग युवा रोजगार चाहते हैं। पेपर लीक हुए आज तक उत्तर राहुल प्रदेश में गांधी, कितने पेपर लीक हुए? अखिलेश यादव, तेजस्वी, इन सबके बेरोजगारी की चिंता आपको करनी है। हमें देश के रोजगार की चिंता करनी है।
एसआई का पर्चा लीक हो गया, यूपीपीसीएल का पर्चा लीक हो गया, ट्यूबवेल ऑपरेटर का पर्चा लीक हो गया। अरे 2012 से 2017 के बीच में पेपर लीक हुआ करता था मुलायम सिंह की और अखिलेश यादव की सरकारों में। हमारी सरकारों में पेपर नहीं लीक हुआ और जो जाते हैं उनका घर गिरा दिया जाता है और अंदर होते हैं। ठीक है, प्रेम कुमार जी कुछ कहना चाह रहे हैं। देखिए वापस आते हैं अडानी अंबानी के मुद्दे पर वापस आते हैं, क्योंकि आज की डिबेट इसी को लेकर है। प्रेम कुमार जी कुछ कहना चाह रहे हैं। ठीक है, एक एक करके प्रेम कुमार जी कुछ कहना चाह रहे हैं। ठीक है, प्रेम कुमार जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद आरके मिश्रा मैं आपके पास आ रहा हूं। उस आंकड़े पर कहना चाह रहे थे जी, बोलिए। उस आंकड़े पर कहना चाह रहे थे जिसको लेके थोड़ी गलतफहमी बनती दिखी। जी, देखिए, महिला अपराध होना और बलात्कार होना दो अलग अलग चीजें हैं। बलात्कार में राजस्थान नंबर 1 था, लेकिन महिला अपराध में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। जी अच्छा, ठीक है, ये आप एनसीआरबी के आंकड़े के हवाले से कह रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, लेकिन प्रेम कुमार जी सवाल उसी बात को लेकर वापस से मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जो बयानों में पैनापन दिखता था और जो फ्रीक्वेंसी नजर आती थी, क्या वो फ्रीक्वेंसी डाउन हुई जिसका जिक्र पीएम कर रहे हैं? अडानी अंबानी का मुद्दा क्या हल्का है इस बार के चुनाव में, या वो मुद्दा ही नहीं है इस बार विपक्षी गठबंधन के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए? देखिए इसमें पैनापन मापने में तो सब में गलती हो सकती है, कोई कुछ बोले कुछ बोले। हाँ, कोई मशीन नहीं है, सही बात है, इसकी कोई मशीन तो बनी नहीं। जी हाँ, मई के महीने में भी आप बाइट्स दिखा रहे हैं और हमें लगता नहीं कि कभी उन्होंने इस मुद्दे को छोड़ा है। लेकिन मान लीजिए कि नरेंद्र मोदी जी ऐसा बोल रहे तो क्या बोल रहे? क्या सत्ता पक्ष अपने आपको शिफ्ट करके विपक्ष की ओर जा रहा है, उद्योगपतियों के खिलाफ में बोल रहा है, उसको काला धन रखने वाला बता रहा है, और विपक्ष को मानने लगा है कि ये सत्ता पक्ष हो गया है और वो उद्योगपतियों पर चुप हो गया है? क्या नरेंद्र मोदी जी ऐसा सोच रहे हैं? प्रतिमान शिफ्ट हो रहे हैं क्या, बदल रहे हैं? सत्ता विपक्ष हो रहा है, विपक्ष सत्ता हो रहा है। ये नरेंद्र मोदी जी के वक्तव्य से बहुत गंभीर संदेश जो है निकलकर सामने आ रहा है। जी, क्या मतलब निकाले जाए सौरभ जी? नहीं, मतलब स्पष्ट है ना कि मतलब ये है कि भैया जब आप लोग चुनाव के पहले तो अडानी अंबानी लगातार हर दूसरे दिन पानी पी करके चिल्ला रहे थे, आज आप शांत बैठे हैं चुनाव के अंदर, तो प्रधानमंत्री वही बात तो कह रहे हैं कि आज आप क्यों शांत बैठे हैं? आज आप इसलिए शांत बैठे हैं क्योंकि आपने जो है वो जो बोरे भर भर के आपके पास माल पहुंचा हुआ है, अब आप चुप रहना चाहते हैं क्योंकि आप तो बता रहे हैं कि भैया कांग्रेस पार्टी के पास तो चाय पीने तक के पैसे नहीं है। चाय पीने के पैसे के नाम पर जो है पता चला कि आपके यहाँ बड़े बड़े करप्शन, अभी छत्तीसगढ़ के अंदर आपने देखा, झारखंड के अंदर देख रहे हैं कहाँ कहाँ पे कौन कौन से लोग पकड़े जा रहे हैं और कितना कैश बड़े रूप में कैश मिल रहा है। पीए मंत्री के पीए के नौकर के घर से मिल रहा है और एक आदमी के यहाँ से इतनी बड़ी संपत्ति मिल रही है 300 करोड़। जो आदमी जो टीवियों में पिक्चरों में देखता है कि भैया क्या मंत्रियों के पास इतने पैसे होते हैं, तो ये वास्तव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद जो बार बार लोग ईडी पे आरोप लगाते हैं, आज ईडी जो है जब अपनी मेहनत से अपनी चीजों से इस करप्शन को पकड़ रही है, इन चीजों को दिखा रही है, तो जनता भी तो विश्वास करेगी। जनता को समझ में आएगा कि हाँ ये पिक्चरों में नहीं, ऐसा सही में होता है कि इतने बड़े बड़े घोटाले बड़ी आसानी से कर लिए जाते हैं। प्रधानमंत्री जी का इशारा स्पष्ट रूप से है कि जो आप लोग देश की जो सबसे बड़े जो है उद्योगपति हैं, बार बार लगातार उनके ऊपर जब तक सरकार थी तब तक तो आरोप लगा रहे थे, उसके बाद जब आप पीछे के दरवाजे से आपको पैसा चाहिए, चुनाव लड़ने के लिए आपको पैसा चाहिए, तब आप उन्हीं उद्योगपतियों के पास जाते हैं, उनसे गुहार लगाते हैं कि भैया हमारे पास पैसा नहीं है, हमें पैसे से मदद करिए, हमारी फंडिंग करिए, जब हमारी सरकार आएगी तो आप हमारे यहाँ और भी आपके लिए बड़े बड़े रेड कारपेट बिछा के दरवाजे खोल देंगे और आप लोग इन्वेस्टमेंट करना। हालांकि अभी कर्नाटक की सरकार बनते ही वहां पर 1 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट का वादा ले लिया गया अडानी जी से। वहां के उद्योग मंत्री ने तुरंत जो है बोला कि अडानी जी के लिए दरवाजे खुले। और जिस प्रकार से जो है जब वहां झारखंड के अंदर इन्वेस्टमेंट हुआ था, मैं लगातार बता रहा हूं, देखिए इन्वेस्टमेंट आपकी बात सही है, इन्वेस्टमेंट कोई भी व्यवसायी है वो करेगा, तो जब व्यवसायी करेगा तो आप उसको मंच से गालियां देंगे, आप उसको चैनलों पे बैठ करके ये बताएंगे कि वो भ्रष्टाचारी है। अडानी और अंबानी जब इलेक्ट्रल बॉन्ड में एक बार भी नाम नहीं आया, मजे की बात ये लोग सोच रहे थे इलेक्ट्रल बॉन्ड में अडानी और अंबानी का नाम आएगा, अब उनके नाम ही नहीं है तो अब इनकी बोलती बंद हो गई। अब ये बोले तो बोले क्या, और चुनाव सर पे है, चुनाव के समय इन्होंने पैसे ले रखे अडानी अंबानी। प्रेम कुमार जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद मिश्रा जी आपके पास आ रहा हूं, उसके बाद दानिश जी आपके पास आ रहा हूं। प्रेम कुमार जी, हम बस इतना कहना चाह रहे हैं कि दुबे जी कह रहे हैं उसी से कि क्या गाली देने पर उद्योगपति चंदा देने लगते हैं क्या? अगर गाली देने से उद्योगपति चंदा देने लगते हों
और तब तो क्या इसीलिए नरेंद्र मोदी जी गाली देना शुरू कर रहे हैं? प्रेम हो जी, सकता है एक उद्योगपति सेकंड, सबके पास एक काला सेकंड, धन है। एक सेकंड, हो सकता है वरिष्ठ प्रेम कुमार जी, हो पत्रकार सकता हैं, समझ नहीं है पाए। जी, प्रेम मैं कुमार ये जी, हो कह रहा सकता है हूं कि नहीं वो देने पर गाली गाली देने दे से रहे हो। नहीं देने से गाली नहीं दे रहा है। मैं कह रहा हूँ चंदा हमेशा देते हैं, फिर भी आप उनको गालियां देते हैं। मैं ये नहीं कह रहा आपके गाली देने के बाद उन्होंने इसमें इन्वेस्टमेंट किया, वो मैं ये कह रहा हूँ आपकी सरकारों में भी इन्वेस्टमेंट किया करते हैं वो, फिर भी आप उनको गाली देते हैं। राजनीति के इन्वेस्टमेंट डिफरेंट चीज है, आप चंदा डिफरेंट चीज है, कहाँ मिक्स कर रहे हैं आप? नहीं, मैं देखिए, चंदा और इन्वेस्टमेंट दोनों की बात कर रहा इस हूं। देश की सरकार किसी भी उद्योगपति को रोक नहीं सकती है। कोई भी सरकार हो, प्रॉपर तरीके से कोई भी इन्वेस्टमेंट होगा। पश्चिम बंगाल की बदला सरकार ने लेकर के कोई रोका था सरकार टाटा को, बैठेगी। पश्चिम Investment बंगाल की different चीज है। सरकार ने सिंगूर प्लांट के लिए टाटा को रोका था। नहीं, रोका नहीं था। ये दीजिए, रोका नहीं था, वो दूसरा केस है। आप डाइवर्ट कर रहे हैं। क्यों? सिंगूर का प्लांट लगाने से नहीं रोका गया था? थोड़ा सा रुक जाइए दुबे जी, थोड़ा सा रुक जाइए। तो आप बता दीजिए सिंगूर प्लांट के साथ क्या हुआ था? वो जमीन अधिग्रहण का मामला था, वो ये अलग चीज था। सुनिए ना, अब वहां कहाँ जा रहे हैं आप? अच्छा, आप नोटबंदी पर आइए, आप नोट पर आइए। जो नोट बता रहे थे कि बहुत दिखाए जा रहे हैं विपक्ष के पास से, हाँ। भाई नोट तो पकड़े गए थे बीजेपी के एमएलए के यहाँ से भी, ईडी ने दिखाया था क्या? हाँ। नहीं दिखाया। नोट जो 20 करोड़ जो दिखाए जा रहे हैं, ये सेलेक्टिव ढंग से चुनाव के समय में ही हमेशा दिखाया जाता है। आपको कैसे पता चला पकड़े गए? प्रेम जी, कन्नौज में भी दिखाया गया था, मीडिया में आया तभी तो आपको पता चला ना। पकड़े तो गए ना बीजेपी के एमएलए, बीजेपी के एमएलए भी तो पकड़े गए। आप ही तो कह रहे हैं एमएलए कर्नाटक में पकड़ा गया था, कैश पकड़ा गया था, तो यही तो करोड़ रकम यही थी, तो लेकिन कह रहे उसको हैं मोदी टीवी पे नहीं जी दिखाया गया कि भ्रष्टाचार पे जीरो लाइन टू टॉलरेंस लाइन है। बोलिएगा तो कैसे बोलेंगे आप? नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको कि आप स्वयं कह रहे हैं पकड़े गए। थोड़ा सा हम ज्यादा समय हम तो नहीं ले रहे हैं ना। बोलिए हम तो ऐसे ही लाइन बोल रहे हैं, एकदम बोलिए जरूरी बोलिए, लाइन। मैं भी बीच में वही बता रहा हूँ जो फिर सही हम बात ये है। कह रहे हैं कि नोट जो है ना, नोट को लेकर के जितनी भी घटनाएं घटी हैं, उसमें आप देखिए भूपेश बघेल को किस तरीके से इलेक्शन के समय बदनाम किया गया, लेकिन हुआ, केस वापस ले ली। नहीं, गिरफ्तारी उसमें अभी भी हुई है। फिर आप देखिएगा एक्शन लेती है चुनाव महादेव ऐप में अभी भी जो है, चुनाव के समय अभी भी गिरफ्तारी हुई है दुबई से। महादेव ऐप में जो है वो साहिल खान, भूपेश बघेल पर आरोप आप लोगों ने भूपेश बघेल पर लगाया था, लेकिन वो तो भूपेश बघेल आरोप आप लोगों ने भूपेश बघेल पर लगाया था। भूपेश बघेल उसमें तो शामिल है, उनके राज्य में ठीक है, कुछ नहीं हुआ। ठीक है, मैं धंधा ठीक है, पला उनके राज्य ठीक है, में। आर के मिश्रा जी के पास जा रहा हूँ। चुनाव में माइलेज लेने के लिए ईडी आज अभी एक हफ्ता पहले जो है गिरफ्तारी हुई है, साहिल खान का नाम का एक्टर है वो। ठीक है, क्या उद्योगपतियों के प्रति नरम रुख अपना रही है कांग्रेस चुनाव के दरमियान? आर के मिश्रा जी, क्या इसके पीछे कोई चंदे की बात हो सकती है? आर के मिश्रा जी, आपसे मेरा सवाल है, लेकिन मैं एक राय भी आपको देना चाहूंगा। थोड़ा सेल्फी वाला लाइट एगो लगवा लीजिए, उसे ना थोड़ा सा आप टीवी पर भी चमकदार दिखिएगा, नहीं तो कल को सैम पित्रोदा आपको बोल दे कि आप दक्षिण भारत से आते हैं, तो फिर हम कुछ कर नहीं पाएंगे उसमें। तो ये वाला बात जो है हमारा थोड़ा संज्ञान में रखिएगा, ठीक है? बताइए आपका जवाब मिश्रा जी। विवेक जी, सौरभ जी जैसे राजनीतिक विश्लेषक से लेके माननीय प्रधानमंत्री जी तक की जो बेचैनी है, मुझे लगता है कि दर्शक सब कुछ इसमें समझ रहे हैं कि वास्तविकता क्या है। मैं आपको एक उदाहरण, चूंकि सब लोग काफी देर बोले, मैं आग्रह करूंगा कि 2 मिनट मुझे भी समय दें। देखिए, 2015 में बिहार में चुनाव प्रचार के दौरान गया और एक महागठबंधन के उम्मीदवार थे, उन्होंने 1 से 1.5 मिनट में अपना भाषण खत्म किया। उन्होंने कहा कि 5 साल पहले हमने आपसे कुछ वादे किए थे, अगर आपको लगता है कि हमने वादे पूरे किए तो हमें वोट देना, अगर आपको लगता है कि मैंने वादा पूरा नहीं किया तो आप मुझे वोट मत देना, प्रणाम। ये कह के चल पड़े। मैं आपको कह रहा हूं कि इस बार का चुनाव किन मुद्दों पर हो रहा है कि 10 वर्ष पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को कई सपने दिखाए थे। उन्होंने कहा था अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन तो आए नहीं। कौन कौन से दिन जनता को देखने पड़ रहे जनता जानती है। उन्होंने युवाओं से कहा था कि भाई आपके लिए 2 करोड़ रोजगार हर साल लेके आएंगे, यानी 20 करोड़ रोजगार लेके आएंगे। अब 10 साल के बाद उनको हिसाब देना चाहिए कि भाई साहब वो 20 करोड़ रोजगार गए कहां? जो थे वो भी आपने छीन लिया, और केंद्र सरकार के जो 30 लाख पद हैं उनको भी आपने खाली छोड़ दिया। तो आपने तो युवाओं के साथ जो धोखा किया उसका हिसाब इस चुनाव में होगा। 83% युवा जो 23 से 28 वर्ष के हैं आज बेरोजगार हैं। IIT IIM से पास आउट बच्चे को नौकरी नहीं मिल रही है, और 45 वर्ष का बेरोजगारी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो इस बार का चुनाव तो उन मुद्दों पे हो रहा है, जनता उस पे वोट कर रही है। महंगाई 400 रुपए में जब कांग्रेस के समय में सिलेंडर मिलती थी तो इन सबको बड़ा महंगा लगता था, ये 1103 रुपए में बेचते रहे।
लोग तो उस मुद्दे पर वोट करना चाह रहे हैं। किसानों के लिए एमएसपी लीगल गारंटी ये नहीं दे पा रहे हैं। 700 से ज्यादा किसानों ने अपनी जान दे दी, इस सरकार के कान पर जू नहीं रहेगा। उनके लिए कीले ठोक रहे हैं सड़कों पर, उनके ऊपर ड्रोन से हमले करवा रहे हैं। ऐसी सरकार का हिसाब लेकिन कब आरके होगा? मिश्रा जी जो चुनाव में सवाल होगा। जी जो सवाल उठा वो ये उठा कि साल भर आप लोगों ने अदानी अंबानी के नाम पर कीले जो ठोकी हैं, वो कीले गई कहां चुनाव के दरमियान? देखिए, वो कीले अब क्यों नहीं ठोकी जा रही हैं? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी डील शब्द की बात कर रहे थे। एक जी। तो जब इस स्तर के लोगों से इस तरह का शब्द सुनता हूं तो हंसी आती है। अभी कुछ दिन पहले पी प्रभाकर, जो माननीय वित्त मंत्री के पतिदेव हैं, हस्बैंड हैं, इकोनॉमिस्ट भी हैं, उन्होंने दो बातें कही थी विवेक जी। एक उन्होंने कहा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड, कलर क्या है, उत्तर भारत के लोगों का कलर क्या है, नॉर्थ ईस्ट के लोग चाइना की तरह दिखाई देते हैं। सुन लेते हैं ना, सुन लेते हैं पहले। नहीं, वो शब्द इनको अरे उनको नहीं 2 मिनट चाहिए था, मैं 2 मिनट उनको बोलने दीजिए निर्बाध रूप से, उसके बाद दानिश कुरैशी जी आ रहा हूं। विवेक हाँ, जी, वो प्रवचन लगेगा आपको, सच्चाई कड़वी होती है भाई साहब। विवेक जी, जी बोलिए सर। मैं ये कह रहा हूं कि माननीय वित्त मंत्री के हस्बैंड जो अर्थशास्त्री भी हैं, उन्होंने दो बातें कही। एक ये कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड भारत ही नहीं, संसार का, दुनिया का सबसे बड़ा आर्थिक घोटाला है। जी, सरकार के तरफ से क्या इलेक्टोरल बॉन्ड पर बहुत डिबेट कर चुका हूं सर। इलेक्टोरल बॉन्ड तो सबने पैसे लिए ना, उसमें तो अडानी और अंबानी बारी आएगा। कुछ बोलो ना इस पे। विवेक जी, उद्योगपतियों के प्रति कोई नरम रुख है क्या आप लोगों का? मैं ये जानना चाह रहा हूं। इतना प्रवचन नहीं सुना जा सकता है। देखिए विवेक जी, जो उद्योगपति काम करते हैं, ईमानदारी से करते हैं, कांग्रेस पार्टी हमेशा उनको बढ़ावा देती है। अरे 5 साल तक आपने गाली दी कि नहीं दी? आप ये बताइए मिश्रा जी। यानी अडानी अंबानी, अडानी और अंबानी ईमानदारी क्यों चुप है? से काम नहीं करते हैं, आप लोग ये कह रहे हैं? देखिए, 5 साल तक आप गाली देते रहे तो आदमी संज्ञा होगा। अनिरुद्ध जी 1 सेकंड में आ रहा हूं आपके पास। जी देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी डीलिंग की बात कर रहे हैं, उन्होंने अडानी जी से बहुत बड़ी डीलिंग की होगी, तो उनको पता है कि डील कैसे होता है। कांग्रेस को तो नहीं पता है। कांग्रेस का तो ये अकाउंट भी फ्रीज कर देते हैं चुनाव के समय में, ताकि कांग्रेस चुनाव ही ना लड़ सके। ये तो इन लोगों की हालत है। रही बात अडानी की, तो अडानी जी के बारे में कांग्रेस का जो ख्याल पहले था, आज भी वही है। आज भी हमारे नेता उसी तरह से बात कर रहे हैं। अंतर ये आया है विवेक जी, अंतर ये आया है कि माननीय प्रधानमंत्री जी को आप लोगों ने रोजगार की एक बात की मिश्रा जी, आप लोग कह रहे हैं कि आज भी वही रुके, लेकिन रोजगार को लेकर एक ईपीएफओ का आंकड़ा मेरे सामने है, उसमें 11 करोड़ ईपीएफ खाते थे जब मोदी आए थे, और आज की डेट में 27 करोड़ ईपीएफ खाते, यानी 16 करोड़ ईपीएफ खाते बढ़े, यानी 16 करोड़ प्रत्यक्ष तौर पर रोजगार का एक आंकड़ा यहां पर निकल कर आता है। जो सरकार आंकड़े दे रही है उसके हिसाब से, ईपीएफ का जो आंकड़ा उसके हिसाब से, ये मेरा आंकड़ा नहीं है। तो मैं एक बात ये तो रखना, रोजगार का रखना चाह रहा था। बाकी दानिश कुरैशी कुछ कहना चाह रहा हूं, जल्दी से 10 सेकंड में पूरा कीजिएगा मिश्रा जी। हाँ, 10 सेकंड में मैं ये कह रहा हूं कि ये जो ईपीएफओ का आंकड़ा है, ये इकोनॉमिस्ट सबने भी एस्टैब्लिश कर दिया है कि इसमें मैनिपुलेशन है। अच्छा। अगर मान लीजिए किसी कंपनी में 20 लोग काम करते हैं तो उसका आंकड़ा कुछ और होगा, आप घटा के उसको 10 कर देंगे मानक, तो नेचुरली वो बढ़ेगा। सर वो मैनिपुलेशन है, वो क्या है, किस तरह से वो देख लेंगे। लेकिन मैं दानिश कुरैशी जी को स्क्रीन पर लाइएगा प्लीज। दानिश कुरैशी जी, आप लोग कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक तरह से चुनाव से पहले अडानी और अंबानी के लिए इस तरह का बयान देना, बीजेपी को लग रहा है कि कहीं ना कहीं पहले के 3 फेज में कुछ डेंट हुआ है, यह आप लोगों का अनुमान है। दानिश कुरैशी जी, आपको आवाज आ रही है? दानिश कुरैशी जी, आपको आवाज आ रही है? दानिश कुरैशी जी का फ्रेम ऐसे जाता है ना, फ्रेम ऐसे करके रखा करिए तो। जी दानिश कुरैशी जी, जी आवाज आ रही मेरी? हाँ बोलिए। मैं ये कह रहा हूं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि चुनाव लड़ने के लिए और समर्थन के लिए उद्योगपतियों के प्रति रुख नरम हुआ, यह भी एक एंगल हो सकता है क्या? देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया और मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि देश के 3 चरणों में जिस तरीके का मामला निकल के आ रहा है, उससे एक बात साफ है कि भारतीय जनता पार्टी और उसकी अलायंस जो है कहीं ना कहीं बैकफुट पर है। आज मुझे ये बताइए कि मैं ये कह रहा हूँ कि जिन राज्यों की वो बात कर रहे हैं या जिन लोगों की वो बात कर रहे हैं कि इन लोगों ने वहां पर जाकर इन्वेस्टमेंट किया, तो ताली तो दो। हालांकि मैं उनका पक्षदार नहीं हूँ, ये विपक्ष का, उस विपक्ष में इंडी गठबंधन के तो हम हिस्सेदार नहीं है, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर उन्होंने उसके लिए स्पेस दिया तो सामने से जो उद्योगपति है वो भी तो वहां पहुंचे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि उद्योगपतियों का काम है अपना उद्योग चलाना,
और उद्योग चलाने में अगर कहीं ना कहीं ये चीज निकल के आई है और मोदी जी ये कह रहे हैं कि क्या भाग बटाई हुई है या क्या बोरे भर भर के पैसे गए हैं, तो वो बोरों की इंफॉर्मेशन, देखिए देश के प्रधानमंत्री ऐसे तो कुछ भी हवा में बोलते नहीं है। मतलब अगर उन्होंने कुछ बोला है इसका मतलब है कि उसमें सच्चाई होगी, उसमें तथ्य होगा। या तो फिर वो ये कह दे कि नहीं भाई ऐसे ही हवाबाजी करते रहते हैं, जैसे पिछली बार 15 लाख का जुमला बोल दिया था, इस बार भी ये कह दे, तो ऐसा तो नहीं है। वो बोलते हैं तो संजीदगी के साथ बोलते हैं। अब अगर वो बोल रहे हैं तो इसका मतलब साफ निकल के आ रहा है कि बिल्कुल साफ तौर पे क्लियर है कि अब सरकार उसमें जा रही है, सरकार बाहर जा रही है और नया विपक्ष जो है कहीं ना कहीं सत्ता में आ रहा है। इसीलिए उनको ये कहने की जरूरत पड़ी है। वरना मुझे ये बताइए कि अगर उद्योगपतियों की बात की जाए तो वो अपने वोट के हकदार है और अपने अपने वोट उन्होंने दिए होंगे। अगर ये वो राजनीति तो है नहीं कि नंबर ऑफ वोट बढ़ने वाले हैं, लेकिन जब सपोर्टर बढ़ने की बात है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी खुद असमंजस में है कि क्या परिस्थिति। अभी तो और 4 चरण बाकी है। आप देखिए इसके बाद की जो परिस्थिति बनेगी, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अभी तक देखिए आज तक पिछले 20 साल के शासनकाल में हमने मोदी जी को कभी किसी उद्योगपति के सहयोग में या विरोध में पब्लिक रैली में बोलते हुए नहीं सुना है। आपने सुना है शिवराज जी? मैंने तो नहीं सुना। अब सवाल ये है कि मंगलसूत्र उन्होंने ला दिया और उन्होंने ये ला दिया कि भाई वो जिनके 4 बच्चे हैं, ये सारी बातें करते, उसके बाद खुल के वो ये कहते हैं कि मैं किसी भी सूरत में मुसलमानों को मतलब आरक्षण नहीं लेने दूंगा। और अब उससे बढ़ के वो दानिश जी वो ये कहना चाह, ठीक है दानिश जी वो ये कहना चाह रहे हैं कि भाई आप पहले तो बहुत बोलते थे, अब बोलते नहीं है। क्या आपने बोलना कम कर दिया है? कम कर दिया है तो क्या डील हुई है? क्या आपने टेम्पो भर भर के पैसे लिए? क्या काला धन लिया है? ये वो सवाल पूछ रहे हैं। देखिए मैं ये तो उनके मन की मंशा पता होगी, लेकिन देखिए सत्ता में अगर वाकई में वर्तमान सरकार ने रहकर जिस तरीके से इंटरनल डीलिंग किया होगा, नई सरकार आएगी, नए सरकार का आयाम तो सब सामने आ जाएंगे, तो शायद उनको भी डर लग रहा हो कि परिस्थितियां बदलेगी, जो उन्होंने कुछ किया है वो सारी चीजें सामने आएंगी। शायद इसलिए भी वो जो उद्योगपति है वो घबराए हुए हो सकता है। अनिरुद्ध सिंह इसका जवाब देंगे। अनिरुद्ध सिंह, उसके बाद धर्मेंद्र जी मैं आपके पास आ रहा हूं। अनिरुद्ध सिंह। विवेक जी, इंडी गठबंधन के जितने भी यहाँ पे पैनलिस्ट हैं तमाम इमेजिनेशन स्टोरी जरूर बोल रहे हैं, लेकिन मूल बात नहीं बोल पा रहे हैं कि पार्लियामेंट से पंचायत तक पिछले 5 साल में इन्हीं इंडस्ट्रियलिस्ट को आपने खूब गालियां दी। प्रधानमंत्री जी कोस नहीं रहे हैं, सिर्फ वो पूछ रहे हैं कि भैया 5 साल तक आपने खूब गाली दी, अब जैसे चुनाव आया तैसे आप चुप हो गए। वो ये नहीं कह रहे हैं कि आप तेलंगाना में इन्वेस्टमेंट मत करिए, राजस्थान में मत करिए, पश्चिम बंगाल में मत करिए, ऐसा कुछ नहीं वो कह रहे हैं। या वो कह रहे हैं कि केवल बीजेपी की रूलिंग स्टेट में इन्वेस्टमेंट करिए, वो तो खुद सरकार में है, वो प्राइम मिनिस्टर है, वो पश्चिम बंगाल में भी जाते हैं, खुद काम करते हैं, इनॉग्रेशन करते हैं, तेलंगाना में भी जाते हैं, राजस्थान में भी जाते हैं, केरल में भी जाके इनॉग्रेशन वो खुद करते हैं ना। वो इंडस्ट्रियलिस्ट को रोक रहे हैं। ये एक सिंपल सी, विवेक जी आपने 5 साल में डिबेट किया होगा, आप ही गिन लीजिए कि आपने अंबानी और अडानी के इन लोगों के मुद्दों पर कितनी बार आपको डिबेट करना पड़ा होगा, क्योंकि रोज घेरे रहते थे, रोज चैनलों में बोलते रहते थे अडानी ने लूट लिया, अंबानी ने लूट लिया, इन्होंने लूट लिया। लेकिन ये तो लोग बच्चे सोचते हैं भैया जैसे चुनाव आता तैसे चुप। जब ये चुप हो जाते हैं तब लोग पूछते हैं। और रहेगी क्रेडिबिलिटी की बात, ये कह रहे हैं वादों की और रोजगार की, तो देखिए भैया सीधी बात है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने, भाजपा ने कांग्रेस के या इंडी गठबंधन के अच्छे दिन का वादा नहीं किया था, और ना उनके 54 साल के युवा बेरोजगार का वादा किया था कि हम रोजगार देंगे। अब वो नहीं हो पा रहे तो अपना रोना रो रहे हैं। तो इसलिए इन सब चीजों पे, और उसके बाद में आप सिर्फ इतना बता दीजिए कि साहब आपने पिछले 5 साल में इतना रोना रोया और आज के टाइम आप एक पॉइंट नहीं बोल पा रहे हैं। इनकी सरकार आ रही, उनकी, अरे कांग्रेस को निकल के आना चाहिए बढ़िया से, जैसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे खुल के प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये हमारा अकाउंट स्टेटमेंट है या हमारा कुछ नहीं है, आप बताइए। तो ये तो चुप होके बैठ गए हैं, तो इसलिए लोग डाउट करते हैं। ठीक है, क्या राफेल जैसा ये मुद्दा और ये दानिश कुरैशी कुछ कह रहे हो, उसके बाद में धर्मेंद्र यादव आपके पास आ रहा हूं। दानिश कुरैशी जी। देखिए मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के, उनके प्रवक्ताओं के दिमाग में जो नशा छाया हुआ है, इस नशे से बाहर निकलना चाहिए। देखिए आपका विरोध दानिश कुरैशी से या एएमआईएम से हो सकता है, होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी भी जो सहयोगी पार्टी है उनको भी होना चाहिए, लेकिन लोगों को नशा राष्ट्र प्रेम का है, राष्ट्र सेवा का है।
सुन लीजिए। हम लोग राष्ट्र विरोधी नशे में नहीं है, भ्रष्टाचार के नशे में नहीं है, परिवारवाद के नशे में नहीं है। मैं आपको आपके अल्फाज बताता हूं जो आपने बोला है। आपने ये कहा कि आपके दौर के लोगों का रोजगार का ठेका तो नहीं लिया था। मुझे ये बताइए कि शायद नीति से आप उनका विरोध कर सकते हैं, लेकिन जिन लोगों को, अरे भैया 54 साल के राहुल गांधी किसने ठेका ले रखा था युवा रोजगार का? अब अकबरुद्दीन असदुद्दीन ओवैसी का ठेका किसी ने लिया है कि वो हैदराबाद का चुनाव जीते कि ना जीते? आप लोगों को दर्द किसका है? आप लोगों को राष्ट्र प्रेम का दर्द नहीं है, परिवार बचाने का है। इंडी गठबंधन में सारे लोगों को देख लीजिए। आप तो खैर गठबंधन के हिस्सा नहीं है, दानिश जी, आप गठबंधन के हिस्सा नहीं है, फिर भी आप दिल पे हाथ रख के देखिए, इंडी गठबंधन में जितने लोग हैं वो लोग क्या है? परिवारवाद और राष्ट्र विरोधी, यही काम है। और आपका तो है ही राष्ट्र विरोधी काम। आपकी कांग्रेस अकबरुद्दीन ओवैसी और असदुद्दीन ओवैसी का हम के लिए बोलेंगे तो दानिश कुरैशी तो बोलेगा, आप अवाम के लिए जब बोलेंगे तो दानिश कुरैशी बोलेगा, जरूर बोलेगा। तो इसमें से आप बाहर निकलिए, आप विरोध करिए। मेरी दानिश जी कंस्ट्रक्टिव मुद्दे उठाइए। बिल्कुल सटीक मुद्दे, हमने तो ये मुद्दे उठाए, हमने तो ये पूछा, दो बातें पूछी, आपने दोनों का जवाब नहीं दिया। एक, या तो जिस तरह से मोदी आप ये कह रहे हैं कि 54 साल के राहुल गांधी के बेरोजगारी का ठेका बीजेपी ले ले, मोदी जी ले ले। अरे वो अपने को रोजगार नहीं दे पा रहे तो कोई क्या करे? और अच्छे दिन कांग्रेस के आने नहीं, इंडी गठबंधन के आने नहीं है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपको अपने बच्चों को सेटल करना है, अपने बच्चों को बिठाना है। ठीक है, एक एक करके दानिश कुरैशी जी पूरा कर लीजिए। धर्मेंद्र यादव जी के पास जा रहा हूं। आवाम के सामने, और अगर नहीं दिए हैं तो कह लीजिए कि ये भी जुमला। ठीक है, धर्मेंद्र यादव जी, आपका फाइनल रिमार्क क्या कहना चाहेंगे आप? विवेक जी, भारतीय जनता पार्टी का पूरा खेमा डरा हुआ है और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आपको भी कह रहे थे कि जब विपक्ष कभी अडानी अंबानी पर सवाल खड़ा करता था तो आप कोई डिबेट नहीं करते थे। और आज पहली बार ऐसा हुआ है इंडिया में कि जब अडानी अंबानी पर मैंने ये कहा कि 5 साल तक कितनी डिबेट करनी पड़ी थी। आप झूठ मत, आप झूठी बोलते हैं। आप तो हर बात में बोलने लगते हैं। मैंने कहा कि 5 साल तक कितनी डिबेट करनी पड़ी थी। आपको दोबारा सुन लेना। आप कई बार 5 साल में क्या कई बार डिबेट हुई है जब इस मामले इस टॉपिक पर सवाल आया। धर्मेंद्र जी अपना जवाब दीजिए। कितनी बार डिबेट करनी पड़ गई चैनल्स को, और एक चुनाव में एक बार भी नहीं आप बोल पा रहे हैं। पहले से कोसते रहे हैं, मैं बोल रहा हूं, कोई नहीं कोस रहा है। ठीक है, अनिल जी थोड़ा वेट कीजिएगा। धर्मेंद्र जी और सौरभ जी को स्क्रीन पर लेकर आइए। तो वो कहां के युवा बेरोजगार है मुझे बता दीजिए। सीएमआई की रिपोर्ट कहती है कि 2.1 करोड़ रोजगार भारत में घट गए पिछले 5 सालों में। ये बताइए कहां से घट गए, मुझे बता दीजिए। सीएमआई की रिपोर्ट कहती है 45 करोड़ लोगों ने नौकरी की आस छोड़ दी। आप उसको रोजगार में गिन लेना, अपने आंकड़े बढ़ा लेना कि ईपीएफओ के खाते में इतने लोग बढ़ गए हैं। अरे आप कॉन्ट्रैक्ट पे नौकरी दे रहे हैं। जो सेना की भर्ती परमानेंट होती थी उसको अग्निवीर के नाम से आपने 4 साल का कर दिया। यही सवाल धर्मेंद्र जी, यही सवाल है। तो आप जब तो इतने सारे खाने में लगे हो, आरक्षण खत्म करने में लगे हो, इतने सारे धर्मेंद्र जी मुद्दे इतने सारे हैं, पेंशन ना देना पड़े उन्हें 4 साल की नौकरी दे रहे हो। मुद्दे कई हैं धर्मेंद्र जी, मुद्दे कई हैं। मेरा सवाल ये है धर्मेंद्र जी, मुद्दे कई हैं, लेकिन बावजूद इसके जिस रैपिडली जितने फ्रीक्वेंटली राहुल गांधी अडानी अंबानी को लेकर सवाल उठाते थे, क्या उसमें कमी आई है? नहीं, बिल्कुल कमी नहीं आई है। आज भी नीरव मोदी बाहर भाग गया है, इस पे पूरा देश जानना चाहता है क्यों भगवा दिया, विजय माल्या को क्यों भगवा दिया उन्होंने, प्रज्वल रेवन्ना को क्यों भगवा दिया भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। तो आज भी सवाल वही बने हुए हैं। ये सब आपकी सरकार में ही 10 सेकंड में आपका रिमार्क। देखिए, मैं कह रहा हूँ जब पश्चिम बंगाल में सरकार थी तब इन्होंने सिंदूर प्लांट टाटा को उद्योगपति जो था वो लगाना चाहते थे, उनको नहीं दिया। समाजवादी पार्टी में सहारा ग्रुप इतना पला फूसा और सबके पैसे लेके भाग गए। आज जो है वहाँ पर लोग आज भी परेशान अपने पैसों के लिए। ये लोग जब रैली में जाते हैं तो कहते हैं मंदिर यूजलेस है। जब यहाँ पर इनके अडानी और अंबानी के मामले पर चैनल पे बैठ के लोग वोटिंग के लिए कितना निकलते हैं, ये देखने वाली बात होगी। आप सभी मेहमानों का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया और अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। लेकिन अडानी अंबानी के मुद्दे पर जिस तरह से प्रधानमंत्री ने हमला बोला राहुल गांधी पर, और राहुल गांधी की तरफ से, उनकी पार्टी की तरफ से प्रियंका गांधी का जो पलटवार आया है, बेसिकली मुद्दा कितना क्लिक करेगा लोगों को, ये देखने वाली बात होगी। क्या इसका कोई असर होगा, इंपैक्ट होगा वोट बैंक पर, ये भी देखने वाली बात होगी। वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौट रहे हैं।